नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने वैल्यू क्राइसिस की बात की थी, जिसमें वैल्यू क्राइसिस क्या होता है और वैल्यू क्राइसिस का नेचर क्या है, किस तरीके से वैल्यू क्राइसिस हुआ, कौन से वैल्यूज जो हैं हमारी चेतना में उच्चतर स्तर पर आ गए और जो उच्चतर स्तर पर थे वो निम्नतर पर चले गए। ये हमने बात की थी, जिसमें हमने सोपान क्रम में स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एस्थेटिक, सोशल, फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज आदि की बात की और इकोनॉमिक एंड फिजिकल वैल्यूज की। आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ वैल्यू क्राइसिस। इसका क्या कारण है, क्यों वैल्यू क्राइसिस आया। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वैल्यू क्राइसिस मतलब मूल्यों का पतन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि मूल्यों का पतन नहीं, ये मनुष्य की चेतना का पतन। मनुष्य की चेतना जिन मूल्यों को हम उच्चतर मूल्य मानते थे उसके स्थान पर निम्नतर मूल्यों पर केंद्रित होकर रह गई है। ये बात पिछली वीडियो में क्लियर हो गई थी। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, क्या कारण रहा, किस प्रकार से ऐसा हुआ। तो एक तो बात हम कॉजेज की करेंगे और दूसरा देखेंगे कि क्या वैल्यू संकट जो है, मूल्य संकट, उसकी स्थिति से उभरने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और वो प्रयास कितने सार्थक होंगे, कितने व्यावहारिक होंगे या नहीं होंगे, वो देखेंगे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मानव की चेतना जो है, इसके 3 डिवीजन है साइकोलॉजी में, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा कि मनुष्य का जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप है, कि मूलतः इस बात पर विवाद रहा है दार्शनिकों में, चिंतकों में, कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है या कि वो मूलतः अच्छा है और परार्थ के बारे में भी सोचता है। ये बड़ा एक विवाद है। बहुत सारे दार्शनिक मनुष्य को मूलतः अच्छा मानते हैं और खासकर भारतीय परंपरा मनुष्य को आंतरिक रूप से उसके मूल स्वरूप को अच्छा मानती है। और जितनी भी ये प्रवृत्तियां आदि हैं वो उसका बाह्य पक्ष मानती हैं, जिनमें आप महात्मा गांधी, विनोबा भावे और हमारी पूरी जो परंपरा है उसकी हम बात कर सकते। पर पाश्चात्य परंपरा में कुछ ऐसा हुआ जहां पर कुछ एक विचारक इस प्रकार के आए जिन्होंने स्वार्थवाद और सुखवाद, दो दार्शनिक विचारधाराओं को जन्म दिया। ईगोइज्म और हीडोनिज्म, जिनमें जो मूल नाम था हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जिन्होंने लेवियाथन लिखा, उन्होंने मनुष्य को मूलतः स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू इस प्रकार का बताया और ये बताया कि मनुष्य मूलतः क्या चाहता है, सुख चाहता है, अपना सुख चाहता है।
ये उसका एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप। जब इस पर और आगे विचार हुआ तो इस मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर नैतिक स्वार्थवाद और नैतिक सुखवाद सिद्धांतों की स्थापना की गई कि यदि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है और अपने ही सुख की कामना करता है तो उसे मूलतः अपने ही स्वार्थ से प्रेरित होकर और अपने ही सुख से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए। ये विचारधारा प्रसारित की गई, ये विचार प्रतिपादित किए गए। इन्हीं विचारों के आधार पर उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म की स्थापना हुई, जिन्होंने बेस बनाया मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद को, नैतिक स्वार्थवाद, नैतिक सुखवाद को, जिसमें मूल नाम थे बेंथम, मिल और सिज्विक के। तो ये माना गया उस परंपरा में कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, वो परार्थ के बारे में जो विचार है वो अंत प्रेरणा से नहीं करता, वो स्वार्थ से प्रेरित होकर, या यदि उसका स्वार्थ है तो दूसरे के बारे में सोचेगा, या फिर कोई दबाव है, बाह्य प्रेशर है। इसीलिए बेंथम ने 4 प्रकार के दबावों की बात की थी, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और वो ये मानते हैं कि वस्तुतः मनुष्य स्वार्थी है और नैतिकता उसमें क्या है, बाह्यारोपित है, बाहर से आरोपित करके ही हम उससे कुछ समाज के बारे में, अन्य लोगों के बारे में अच्छा करने और अच्छा सोचने के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव, ये 4 दबावों की बात की। इससे क्या बात समझ में आ रही है? इससे बात समझ में आ रही है कि पाश्चात्य परंपरा में यह माना गया कि मनुष्य मूलतः क्या है, स्वार्थी है और सुख की कामना करता है। अब इस बात को वहां पर जेनेटिकली भी प्रूव करने की कोशिश, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर ही वहां पर मॉरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी डेवलप हुआ कि इवोल्यूशन का नैतिक सिद्धांत, विकास का नैतिक सिद्धांत, विकास के आधार पर। तो नैतिकता कैसे विकसित होगी कि नैतिकता विकास क्रम में धीरे 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 विकसित होगी। इसका तात्पर्य क्या था कि मनुष्य मूलतः कैसा है, स्वार्थी। तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था उसने भी ऐसा ही उसको, कि मनुष्य में जो प्राकृतिक भय है, जो फियर है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो धीरे 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 इवोल्यूशन उसका होता रहा, उनकी पूर्ति के लिए और उस भय से सुरक्षा के लिए। और जो उस अवस्था में योग्य था वो आगे निकल गया और बाकी जो है वहां समाप्त हो गया। तो इन जो विचारधाराएं डेवलप हो रही थी, इन्हीं के साथ में जो जेनेटिक्स थी उसमें भी ये माना गया, जब जीन की बात आती कि जीन के लेवल पर मनुष्य कैसा है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये पाया गया कि जेनेटिकली भी मनुष्य क्या है, स्वार्थी है, उसमें सेल्फिश जीन है। एल्ट्रुइस्टिक जीन मनुष्य में नहीं है। बहुत थोड़ा मिलता है, जहां पर वो परार्थ करता हुआ भी दिखाई देता है, तो वो कहीं अंदर से कोई निहित स्वार्थ है, सर्वाइवल की कोई नीड है, जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और उसको जो सर्वाइवल का जो फियर है उससे बचने के लिए वो ऐसा करता है।
ये जेनेटिकली भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक बुक है, कभी आपको मौका मिले तो उसको पढ़ना, रिचर्ड डॉकिंस की बुक है सेल्फिश जीन। वो साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स में, उन्होंने वो बुक लिखी है। तब यहां पर एक बात निकल कर आती है कि मनुष्य जब इस प्रकार का है, स्वार्थी है, सुख की कामना करता है, भय से बचना चाहता है, भय से मुक्त होना चाहता है और सरवाइव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस प्रकार की उसकी वो। तो जब हम पीछे बात करके आए थे अनकॉन्शियस माइंड की, एक की थी हमने सबकॉन्शियस माइंड, और एक कॉन्शियस माइंड। ये आपको मैं पहले भी समझा चुका। अनकॉन्शियस लेवल पर जो हमारा पूरे शरीर का जो तंत्र है उसका संचालन कौन करता है? अनकॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इन सब माइंड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल माइंड भी है। सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज जो है, जो नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान आ रहा है उसको स्टोर करता है। और कॉन्शियस माइंड जो है उसकी मैंने पहले आपको सब समझा दिया था कि इसका क्या काम है। ये जो हम अभी प्रेजेंटली जो कुछ बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बहुत सारी इसकी सामर्थ्य है, बहुत सारी चीजें हैं। यहां से होती हुई चीज यहां जाती है और यहां से यहां जाती है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझ मेरे पास ज्ञान का जो भी सोर्स है, 5 इंद्रियां हैं, बुद्धि है, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई चीज पर देख रहा हूं, सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, ये कॉन्शियस माइंड से होते हुए कहां? सबकॉन्शियस में चले। सबकॉन्शियस में जब कोई चीज गहरे से बैठती है, बहुत गहरे से बैठ जाती है, तो ये आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है। समझ में आ रही बात? अनकॉन्शियस में चली जाती। अनकॉन्शियस में जाने का क्या मीनिंग है? अनकॉन्शियस में जाने का मीनिंग ये है कि आपकी मसल मेमोरी में चली जाती है। इसको कहते हैं मसल मेमोरी में, आपकी कोशिकाओं में चली जाती है। अब कोशिकाओं में चली जाती है, जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, तो जब सीखते हैं कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, फिर सबकॉन्शियस चलाना सीख लेता है उसको। तो जब आप बाद में जब कार चलाते हैं तो आप सोचते हैं कि कॉन्शियस माइंड कार चला रहा, नहीं। कॉन्शियस माइंड का रोल है वहां पर देखने में, वर्तमान में अभी सड़क पे कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन सी कार आ रही है, ये वर्तमान में रोल है। पर आपके एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर वगैरह का जो पोजीशन है उसमें कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस ही नहीं कर रहा, ये अनकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि मसल मेमोरी में आपका पैर अपने आप उसको क्या करता है, जहां ब्रेक की जरूरत होती है ब्रेक को दबा देता है, जहां मोड़ने की जरूरत होती है अपने आप स्टीयरिंग घूम रहा है, ये उसमें चला गया। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि लाखों सालों में ह्यूमन इवोल्यूशन जब हुआ तो मनुष्य जिन संघर्षों से निकल कर आया है, जंगलों में रहता था, जंगली जानवर, सर्वाइवल की समस्या, हर 24 घंटे फियर, उसमें जीता, उसमें उसको सर्वाइव भी करना है और अपना बचाव भी करना है। तो उसके जीन के अंदर अपना बचाव, अपनी सुरक्षा, अपना सर्वाइवल और जो फियर था, डर था, वो बैठा हुआ है। आज भी मैं जब आपके तरफ कोई कोई चीज फेंकाने की कोशिश करता, आपकी आंख अपने आप क्या करती है? ब्लिंक करती। क्यों? बचना चाहती।
यदि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से पैर फिसल गया तो आपका शरीर अपने आप संभलता है। ये ये मसल मेमोरीज है, ये लाखों सालों से आपके अंदर हो गया। तो लाखों सालों से ह्यूमन बीइंग जिन संघर्षों से गुजर कर आया, तो उसका जीन कैसा हो, उस जीन में सबसे पहले क्या भाव आएगा? मेरा सर्वाइवल, मेरा स्वार्थ। भैंस जो है उसमें नेचुरल जो फियर था, इतने सारे संकट देखे, इतनी सारी आपदाएं देखी, तो फियर जनरेट हुआ, तो फियर से मुक्ति। और फिर जब ये चीज थी, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मूलतः जो है क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? जेनेटिकली या अनकॉन्शियसली भी स्वार्थ है, भय से मुक्ति का भाव है, एक फियर है जिससे वो मुक्त होना चाहता है, और सुख प्राप्ति की लालसा है, प्लेजर चाहिए उसको। परेशानी में है तो क्या पाना चाहेगा? सुख पाना चाहेगा। तो हमारी हर कोशिका या हर वो जो है जीन, तो क्या चाहता है? अपना सर्वाइवल, फ्रीडम फ्रॉम फियर और प्लेजर, हैप्पीनेस। ये मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान को आधार बनाया किसने? कैपिटलिज्म। पूंजीवाद ने मनुष्य के इस मनोविज्ञान को, कि मनुष्य मूलतः कैसा है, क्योंकि पूरी की पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि हॉब्स ने बना दी, फिर उसके बाद सॉरी बेंथम मिल सिज्विक ने बना दी, और कुछ जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन्स पर अध्ययन किया, उन्होंने वो बैकग्राउंड बना। तो जब मनुष्य ऐसा है, अपने सुख की कामना करता है, भय से मुक्त होना, स्वार्थ मूलतः ऐसा है, तो अब इसका फायदा उठाया जाए, इसको बेवकूफ बनाया जाए। तो कुछ लोग हमेशा से एडवांस रहे बुद्धि के लेवल, जिन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान के साथ खेला है। कैसे खेलते हैं, उसके मनोविज्ञान को कैसे यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। तो पूंजीवाद ने इसको पकड़ा कि मनुष्य मूलतः ऐसा है। और अब देखिए साम्यवाद क्यों पिछड़ गया। ऐसा नहीं है कि आज साम्यवादी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, करती है, पर परवेड कौन कर रहा है? कैपिटलिज्म परवेड कर। साम्यवाद बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए क्योंकि साम्यवाद वो बात कर रहा था जो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वरूप के विरोध में जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति, आपकी योग्यता अलग है, मेरी योग्यता अलग, मैं ज्यादा योग्य हूं, प्राकृतिक रूप से भी हूं, या मुझे अवसर मिले तो मैं ज्यादा योग्य हूं। अब कोई व्यवस्था ये कहे कि यार तू योग्य तो है ज्यादा, पर तुझे मिलेगा कम। क्यों? क्योंकि तेरी आवश्यकता कम है। तो मानव बुद्धि क्या इस बात को स्वीकार करेगी? बल्कि वो तो ये चाहेगी कि मुझे मेरी योग्यता से भी ज्यादा मिले। ये मनोविज्ञान है मनुष्य। कौन चाह रहा है कि मुझे कम मिले? तो वास्तविक मनोविज्ञान जो था मनुष्य का, उसको किसने पकड़ा? कैपिटलिज्म ने। और कैपिटलिज्म ने उस मनोविज्ञान को भुनाना शुरू किया। ठीक है, आप देखिए, एक, अब इतना समय नहीं है, पर एक किस्सा सुना सकता था इसके बीच में। खैर,
तो इसको जब कैपिटलिज्म ने पकड़ा तो मनुष्य की और भी प्रवृत्तियां थी। ये बहुत गहरे से हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपना, तो हम पाते हैं कि वास्तव में क्या हमारे अंदर एल्ट्रुइस्टिक जीन है, परार्थवादी सोच यदि है तो कहीं बहुत गहरे से उस परार्थ में कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है। सोचने वाली बात। आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा परार्थ ही जब दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो उसके अंदर डीपली जब घुसेंगे तो पता लगेगा कि इसमें भी गहरे से कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। मनुष्य ने स्वार्थ को भुनाने के नए रास्ते खोज लिए। वो एक आवरण है कि परार्थ दिखाया जाए। शुद्ध परार्थ, वास्तविक परार्थ होना, वो परार्थ कितने लोगों में नजर आता। हमारी पूरी परंपरा, ट्रेडिशन उठा के देखेंगे तो कुछ लोग हुए जिन्होंने पूरी मानवता के लिए काम किया। हजारों सालों में उठाकर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में कितने लोग नजर आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया कुछ लोगों के हितों के लिए या इस पृथ्वी के हितों के लिए। बहुत कम लोग। बाकी मेजर क्या है, वही चीज है। तो मेजरली वो चीज है, ऐसा है मनुष्य, तो फिर अब उसको हम कैसे बुना सकते। तो पूंजीवाद जो है, जो लोग पूंजीवादी विचारधारा वाले थे और जो जिनके एम्बिशंस, बड़े एम्बिशंस थे और जो शक्ति, सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और उसका माध्यम मानते थे कि अर्थ सबसे बड़ा। पूंजीवाद का एकमात्र जो बड़ा उद्देश्य है वो है लाभ कमाना, प्रॉफिट। क्लियर है बात यहां तक? अब प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है तो मनुष्य की तो जो बेसिक नीड्स हैं, उन नीड्स का आपने यदि फुलफिलमेंट कर दिया तो जितना उससे प्रॉफिट बन गया, कोई खास बात नहीं। अब मनुष्य में एक खास बात और थी। देखो, इधर तो लाभ था और इधर लोभ था। किस किस चीज को एनकैश करने की कोशिश की जाए। आपके अंदर जो अपने सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सुख की प्रवृत्ति है, वो कि सुख प्राप्त करना है। फिर बेसिक नीड से काम नहीं चल रहा है, ज्यादा चाहिए, लोभ की प्रवृत्ति। अच्छा, लोभ है, इसको लाभ चाहिए, वो आपके लोभ को क्या कर रहा है, भुना रहा है। अब ये जो बेसिक नीड है मनुष्य की, भोजन, पानी, वस्त्र, आवास, ये जो बेसिक समझ, ये थी बेसिक नीड्स। तो आज जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वायु चाहिए, फिर उसके बाद पानी चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर हमने वस्त्र पहन लिए तो वस्त्र की समस्या हो गई, फिर शेल्टर की समस्या हो गई। ये मोटी मोटी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो बेसिक नीड्स जो थी ह्यूमन बीइंग की, उस बेसिक नीड की आज क्या सीमा हो गई, क्या लिमिटेशन हो गई। बहुत सारी चीजें बेसिक नीड में आ गई। हमें यदि समाज में कोई एक अच्छे उसमें चलना है तो हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छे जूते भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अच्छा बंगला भी चाहिए, अच्छा पद भी चाहिए। ये सारी बेसिक नीड। मोबाइल आज से 20-30 साल पहले नहीं था पर नीड बन गया। कंप्यूटर नहीं था, नीड बन गया। बहुत सारी चीजें नीड बन गई। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज नहीं थी, वो सर्विसेज क्या हो गई, आपकी नीड हो गई। अब बड़ी मजेदार बात है, ये तो बहुत कम समय होता है बात करने के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आप जो है सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बजाय खुद तो जिम में जा रहे हैं,
और आपके घर की साफ सफाई करने कोई बाई आ रही है, अब आप दोनों जगह पैसा दे रहे हैं, जिम वाले को भी दे रहे हैं और बाई को भी दे रहे हैं। क्या प्लानिंग है। और फिर एक तरफ जब कंफर्ट जोन में आ गए, कंफर्ट जोन में आ गए तो क्या हुआ, बीमारियां खड़ी हो गई। बीमारियां खड़ी हो गई, अब उनका निदान के लिए माल बेचेंगे। ये पूरा एक विशियस सर्किल, एक चक्रव्यूह है, एक जाल है, जिसको समझना आसान बात। और बड़ी मजेदार बात है कि इस जाल को जो समझ भी रहा है वो इस जाल से निकल नहीं सकता, थोड़ा बहुत बचा रह सकता। आपको पता है कि मैं जंतर मंतर में फंस गया, पर अब जंतर मंतर से निकलने का आपके पास मार्ग नहीं, आप बहुत गहरे से फंसा दिए गए। हम सब फंसे हुए, बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए। तो ये शुरुआत कहां से हुई थी, बेसिक नीड्स। पर इनको तो लाभ कमाना था, और इनको लाभ कमाना था ह्यूमन बीइंग के लोभ की कोष्ठ पे। अब क्या कह रहे हैं कि साहब हम आपको प्लेजर देंगे। इनके लिए प्लेजर के क्या मायने हैं। अब इसीलिए जो लोग अधूरा पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, या उनको पूरा बैकग्राउंड पता नहीं होता, तो उनको समझ में नहीं आती बात। इन्होंने सुख की परिभाषा भी क्या कर दी, किसको महत्व दिया, भौतिक सुख को महत्व दिया। समझना बात को, प्लेजर को। हैप्पीनेस सेकेंडरी चीज है। अब ये प्लेजर कहां से मिलेगा, वस्तुओं से। ये मिलेगा वस्तुओं से, भौतिक सुख है ना। फिर साहब कुछ दार्शनिक आए, उन्होंने जोड़ दिया नहीं, हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है, प्रसन्नता। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक भौतिक है और एक बौद्धिक। बुद्धि के लेवल पे, जो हमारे मानसिक लेवल पे जो हमें सुख की अनुभूति हो रही है, दैट इज हैप्पीनेस। तो हम ये दोनों देंगे आपको, हम ये दोनों देंगे। अब ये दोनों कैसे मिलेगी, वस्तुओं से और सेवाओं से। आप आज देखोगे तो दो ही चीजों पर तो टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज। यही तो दो चीज परोसी जा रही है। इन चीजों से आपको क्या मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। फिर क्या मिलेगा कि आपका डर है तो सिक्योरिटी मिलेगी। हम सिक्योरिटी भी देंगे आपको, दुनिया जान की, हेल्थ की सिक्योरिटी, वेल्थ की सिक्योरिटी, और जो जो भी सिक्योरिटी आपको चाहिए, सिक्योरिटी मिलेगी। ये बेचना उद्देश्य, वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है। अब आप देखिए कि वस्तुएं और सेवाएं, सेवाओं का हमारी जीडीपी में कितना योगदान था पहले, आज कितना हो गया, लगभग 50% से अबोव हो गया। पहले 8-10% भी नहीं था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं। सेवाओं का विस्तार, वस्तुओं पर से ध्यान हटा के अब वस्तुएं तो बिक ही रही हैं और सेवाएं भी बेचो। तो अब खेल क्या चल रहा है कि बेसिक नीड्स हैं, ये फुलफिल हो गई, न्यू डिजायर्स पैदा करो। नई डिजायर्स पैदा करो। कैसे करो, अब अपने आप तो नई डिजायर पैदा होगी नहीं, कैसे करो, नई सेवाएं लाओ, नया माल बनाओ, तो उसकी एक डिजायर पैदा करो। ठीक है। कुछ लोग उस डिजायर को फुलफिल करेंगे,
धीरे धीरे उसकी क्या बनेगी, हैबिट। हैबिट को किस में बदल दो, एडिक्शन में। एडिक्ट हो जाए उस चीज पर, के बिना काम ही नहीं चले यार, ये तो मेरी भयंकर मतलब बेसिक नीड है मेरी। ये जो डीओ नहीं लगाया तो मजा ही नहीं आएगा, इस वाले साबुन से नहीं नहाया तो मजा नहीं आएगा। ये बेसिक नीड है। इस वाली मतलब इस कंपनी की शर्ट नहीं पहनी तो क्या, ये एडिक्ट कर दिया। फिर अब और बेचना है तो फिर नई डिजायर्स खड़ी करो, फिर नया कुछ बनाओ, फिर नई सेवा क्रिएट करो, और फिर उसको बेसिक नीड बना दो। ये एक सर्किल चला आ रहा है। फोकस कहां है पूरा, भौतिक आर्थिक मूल्यों पर। आपकी चेतना का सृजन किन मूल्यों से कर रहे हैं, भौतिक आर्थिक। माल बेचना है, सेवाएं बेचना। अब बड़ी जोरदार बात है कि आगे आएगी वो बात, पर मैं एक याद आ गया मुझे तो मैं बता दूं कि परिवारों का विघटन हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा। संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार पे आए, एकल परिवार से भी मनुष्य को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अकेलापन महसूस कर। क्या चाल है, क्या स्ट्रेटेजी है। अब इसमें कैपिटलिज्म के हित भी सध रहे हैं और कम्युनिज्म के हित भी सध रहे हैं। कैसे, कम्युनिज्म के हित इस तरीके सध रहे हैं कि व्यक्ति अकेला होगा तो रिवोल्ट करेगा, क्रांति के लिए क्या चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसको परिवार ना पाले, समाज ना पाले, उसका देखभाल पालन पोषण कौन करे, स्टेट करे, और स्टेट अपने हिसाब से उसमें वैल्यू इनकलकेट करे। ये कम्युनिज्म चाहता है। अब जोरदार बात है, कैपिटलिज्म भी यही चाहता है। उसने मनुष्य को अकेला कर, और अकेला करके अब कहता है कि आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास कई प्रकार की व्यवस्थाएं ऑनलाइन, बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। पहले आदमी को अकेला कर दो और फिर उसको वो सेवाएं परोसो कि हम देख तेरे दुख दर्द में साथ हैं, तेरी और कोई इच्छा है तो वो पूरी करने में साथ है। ये गेम समझ में आ रहा है किसी को, नहीं समझ में, नहीं समझ में। अभी तो और बात करेंगे, एक एक जो दिमाग आज आप लोगों का झनकृत हो जाएगा सोचकर चल क्या रहा है। अब साहब इनको माल बेचना है तो क्या आ गया, मैटेरियलिज्म, और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कंज्यूमरिज्म। ये दो अवधारणाएं आ गई, बाजारवाद, उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद। ये दो अवधारणाएं परोस दी। ये दो अवधारणाएं किससे जुड़ी हुई हैं, कह क्या रखा है कि सुख कहां मिलेगा, वस्तुओं में और सेवाओं में। परोस कौन रहा है, हम परोस रहे हैं ना, आ जाओ। और एक सर्किल बना, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, मैटेरियलिज्म बढ़ रहा है, बढ़ा कौन रहा है और क्यों बढ़ रहा है, आपकी कमजोर जो नस थी उसको खत्म, उस पर दबाव डाल, उसको पकड़ लिया उसने। तो मनुष्य वस्तुतः तो ऐसा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग विचारधारा को चलाओ।
तो वो विचारधारा क्या होगी, ज्यादा अच्छे से परवेड करेगी, ज्यादा अच्छे से काम करेगी, इसलिए ये काम कर रही। अब ये दोनों चीजें चल रही है। फिर इंडिविजुअलिज्म, पाश्चात्य परंपरा में एक और विचार परवेड करता है, और जो 19वीं-20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा उभर के आया, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, न परिवार इंपॉर्टेंट है, न समाज इंपॉर्टेंट। मेरे अधिकार, मेरे व्यक्तिगत हित, मेरे व्यक्तिगत राइट, मेरी व्यक्तिगत फ्रीडम, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरा व्यक्तिगत सुख, व्यक्ति केंद्रित, राइट टू प्राइवेसी, पत्नी के अधिकार और पति के अधिकार, दोनों पर्सन है अलग अलग, एज पर्सन एज इंडिविजुअल, दोनों के अधिकारों में दोनों एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। परिवार का कोई सदस्य नहीं कर सकता। बच्चे के अपने अधिकार हैं, पिता के अपने अधिकार हैं, माता के अपने अधिकार हैं, माता बच्चे का, बच्चे पिता बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअलिज्म। अब इस इंडिविजुअलिज्म का नुकसान क्या हुआ, क्या नुकसान और क्या तो फायदा था कि व्यक्तिगत अधिकारों की बात चल रही है सारे पूरे विश्व में, फ्रीडम की बात चल रही है, इक्वालिटी की, ये अपने पर इसने क्या किया कि पर्पज ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लाइफ के मायने क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, ये चेंज हो गया। सक्सेस के मायने चेंज कर दिए। सक्सेसफुल लाइफ के मायने क्या है, इसके कारण भी क्या हुआ कि किस पर फोकस किया गया, फिजिकल मॉरल, फिजिकल इकोनॉमिक वैल्यूज पर। ठीक है, If you like our video, please like, share, subscribe our channel.